नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके वायुमंडल में जल 11th चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का 11th क्लास। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक में आपको मैं कवर करवाऊंगा। बात करेंगे कि बादल कैसे बनते हैं और बादलों का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो वायुमंडल है ना, वायु में उपस्थित बहुत सारे महीन कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे महीन कण होते हैं और वे केवल आपको जो सूर्य की रोशनी होती है ना उसके एक प्रकार से प्रकाश में आपको उड़ते हुए छोटे छोटे महीन कण पाए जाएंगे, है ना। वो जो धूल के कण होते हैं उनके केंद्रक बन जाते हैं, एक प्रकार से उनके केंद्रक बन जाते हैं। मान लीजिए ये केंद्रक ऐसे बन गए, ठीक है। अब इसके चारों ओर जलवाष्प जो है, मतलब जो एक प्रकार से नमी है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो अधिकांश दशाओं में जो मेघ जल है ना, जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जो मेघ होते हैं वो छोटी छोटी बूंदों से बने होते हैं, उनका निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये जो बर्फ़ के कण होते हैं, बर्फ़ के कणों से भी निर्मित होते हैं, ये बर्फ़ के कणों से भी बनते हैं। लेकिन बर्फ़ के कण तब तो बनते हैं जब हिमांक से नीचे हो। हिमांक का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बहुत कम हो, तब हिमांक से नीचे में बादलों का निर्माण होता है। अगला देखिए, इसमें जो हमारा प्रश्न रहेगा कि वाष्पीकरण क्या है, एवेपोरेशन क्या है और ये किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वाष्पीकरण होता है वो जल से तरल मात्रा में जो एक प्रकार से गैस आपकी परिवर्तित हो रही है, उसी प्रक्रिया को एवेपोरेशन कहते हैं। मतलब अगर आपका जो जल है वो तरल मात्रा में पानी के रूप में है, अगर वो भाप के रूप में हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, एवेपोरेशन बोलते हैं। और ये एक प्रकार से 1 ग्राम जो जलवाष्प है उसको करने में एक प्रकार से 600 कैलोरी जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊर्जा होती है उसे लेटेंट हीट भी कहा जाता है। और वाष्पीकरण की जो मात्रा होती है उसे तापमान, विस्तार और पवन ये आदि निर्भर करता है कि वाष्पीकरण होगा या नहीं होगा। वो तापमान पर निर्भर करता है, विस्तार पर और पवन के वेग पर निर्भर करता है। तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखिए, आर्द्रता तो होती है एक प्रकार से हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो एक प्रकार से वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है उसी को आर्द्रता बोलते हैं। हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है उसी को आर्द्रता बोलते हैं। और आर्द्रता जो है वो प्रति जो घन मीटर है उसमें मापा जाता है। और जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। अगर जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो उसे हम संतृप्त वायु कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसके 3 प्रकार होते हैं, एक निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और एक होता है सापेक्ष आर्द्रता। 3 आर्द्रता होती हैं, ठीक है। पहला समझते हैं निरपेक्ष। तो वायु की प्रति इकाई आयतन में, अब देखिए यहाँ वर्ड है आयतन, तो आपको ये आयतन वर्ड याद कर लेना है कि जो वायु की प्रति इकाई आयतन होती है ना उसमें विद्यमान जो जलवाष्प है उसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। क्या वर्ड क्या है याद करना है, आयतन वर्ड, कि वायु की प्रति इकाई में आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। और इसे प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है, प्रति घन मीटर में। और जो विशिष्ट आर्द्रता होती है इसको भार के रूप में, मतलब वायु के प्रति इकाई में भार को ही जलवाष्प के भार के रूप में इसे जो यूज़ किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, इसे विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं। और इसे प्रति किलोग्राम में होता है। पहला वाला किस में था, आपका घन मीटर में था, प्रति घन मीटर में, और इसमें प्रति किलोग्राम में इसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए तीसरा हमारा जो रहेगा, मैंने आपको बताया था तीसरा हमारा जो है वो है सापेक्ष आर्द्रता। कौन सी आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। देखिए जो सापेक्ष आर्द्रता होती है इसके अंतर्गत विशेषकर क्या होता है कि हमें ये बताना है कि जब किसी भी तापमान में वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होता है उसी तापमान में उसे धारण कर लेता है। मतलब मान लीजिए टेम्परेचर आपका 28 है, ठीक है, उसी टेम्परेचर में जलवाष्प मतलब जो नमी है उसको धारण कर लेगा, ठीक है। तो जब उसी टेम्परेचर में उसे धारण कर लिया जाएगा तो इसे क्या बोला जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे पहला वाला क्या था, निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को आप करते हैं प्रति घन मीटर में, वहीं पर विशिष्ट आर्द्रता को आप प्रति किलोग्राम में करते हैं। और यही आपका सापेक्ष आर्द्रता है जिसको मात्रा में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, मात्रा में व्यक्त किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए है ओसांक। एक प्रकार से ओस क्या होता है और ड्यू जिसे कह सकते हैं आप, और ओस बनने की मुख्य अनुकूल दशाएं क्या होती हैं। देखिए पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ओस का संघनन, एक प्रकार से ओस क्या होता है, संघनन रूप होता है। संघनन मतलब इकट्ठा होने एक प्रकार से, है ना। अब दिन के समय पृथ्वी गर्म होती है, रात के समय ठंडी होती है।
तो कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी का तल इतना ठंडा हो जाता है, पृथ्वी का तल, क्योंकि देखिए जो ज़मीन होती है ना, धरातल होता है, वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो यहाँ पे जब कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसे छूने वाली जो वायु होती है, जो हवा होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के बाद क्या होता है, वो जो वायु है उसमें जल वाष्प होता है, मतलब एक प्रकार से नमी होती है, तो संघनन शुरू हो जाता है। और संघनन शुरू होने के बाद क्या, छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है, और छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों में एक प्रकार से तलों में जम जाते हैं नीचे, ठीक है। और इसे ही ओस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओस कहते हैं। अब ओस बनने की मुख्य अनुकूल दशाएं क्या हैं, ओस बनती कब है? तो पहली बार लंबी रात होनी चाहिए। अब लंबी रात मतलब रात को ठंड रहती है, तो लंबी रात रहेगी तो ओस बनेगा। दूसरा मेघ रहित, अगर आकाश में मेघ ना हो तो बहुत बढ़िया आपका ओस बनेगा। तीसरा पॉइंट है शांत वायु, हवा नहीं चलनी चाहिए, हवा नहीं, और हवा चलेगी तो आपका ये नहीं चलेगी। चौथा पॉइंट है सापेक्ष आर्द्रता। अब सापेक्ष आर्द्रता का मतलब उसी टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में अगर धारण कर ले जल वाष्प, तो ये होता है सापेक्ष आर्द्रता को बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको ओस होगी मतलब। तो अगला पॉइंट है कि ओसांक का जो हिमांक से नीचे होना, मतलब जो ओस है वो एक प्रकार से आप कह लीजिए टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो ओस है उसको बनाने में सहायक है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला प्रश्न है तुषार क्या होता है। देखिए जो तुषार होता है वह संघनन, जब संघनन होता है मतलब तापमान के जमाव बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाए। मान लीजिए संघनन हो रहा है ना, और जो एक प्रकार से तापमान के जमाव बिंदु है, मान लीजिए तापमान का जमाव बिंदु है तो 0 डिग्री से नीचे चला जाए, तो इसका ही एक मतलब होता है कि ओसांक का जो जमाव बिंदु एक प्रकार से पर या उसके नीचे से होता है, तब ठंडी सतह पर तुषार बनता है। जब मान लीजिए जो संघनन का एक प्रकार से प्रक्रिया है उसके नीचे जो जमाव बिंदु हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे हो जाए, तो उसी से क्या होता है, ठंडी जगहों पर क्या बनता है, तुषार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तुषार का। अगला प्रश्न देखिए कि वर्षा कैसे होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्षा कैसे होती है। देखिए जब किसी कारणवश क्या होता है कि जल वाष्प से मतलब नमी ली हुई एक प्रकार से वायु ऊपर उठती है और वह ठंडी हो जाती है एक प्रकार से, ठीक है। और ठंडी होने के बाद क्या होता है कि जल वाष्प का संघनन शुरू हो जाता है। अब भाई जल वाष्प है, इकट्ठा होना शुरू हो गया, और इस प्रकार जल कण जो होते हैं पैदा होते हैं, छोटी छोटी बूंदें पैदा होती हैं। और अब वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण है, वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण है वो एकत्रित होकर वायु में तैरने लगते हैं, और तैरते ही तैरते वो मेघों का निर्माण करते हैं, और मेघ किसी चीज़ से टकराते हैं। अब कॉमन चीज़ है, कोई चीज़ किसी से टकराएगी तो गिरेगी, वैसे ही किसी चीज़ से टकराने के कारण क्या होता है कि हमारी जो वायु होती है, हमारी जो वायु एक प्रकार से हमारा जो वायुमंडल होता है, और वहाँ से वर्षा होती है और हमारे धरातल तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से वर्षा का निर्माण होता है। सिंपल याद रखिए कि भैया किसी कारणवश जल वाष्प लदी हुई वायु ऊपर उठती है, ठंडी हो जाती है, संघनन इकट्ठा होना शुरू होता है, धूल के कणों से उसमें एक प्रकार से एकत्रित वायु हो जाती है, वो तैरने लगते हैं, मेघों का निर्माण होता है, मेघ किसी चीज़ से टकराता है और इसी माध्यम से हमारी वर्षा होती है, ठीक है। अब वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है संवहनीय वर्षा, ठीक है, एक होता है आपका संवहनीय वर्षा, दूसरा आप कह लीजिए आपका पर्वतकृत वर्षा, और तीसरा आपका होता है चक्रवाती वर्षा, ठीक है। इन 3 वर्षाओं की आपको नाम याद कर लेने हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संवहनीय वर्षा। तो जब भूतल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब हमारा भूमि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इससे लगने वाली वायु भी गर्म हो जाएगी, इससे लगने वाली वायु भी आपकी गर्म हो जाएगी। तो जो वायु गर्म हो जाती है तो एक प्रकार से अभी हल्की उठने लगती है ना, गर्म हो गई, हल्की उठने लगती है, और संवहनी धाराओं का निर्माण हो जाता है, और ऊपर जाकर ये वायु ठंडी हो जाती है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के साथ ही क्या होगा, संघनन शुरू होगा, इकट्ठा होना शुरू होगा, और नीचे वर्षा का मूसलाधार बारिश, एक बहुत बड़े स्तर पे बारिश होना शुरू हो जाएगी संवहनीय धाराओं में, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो संवहनी धाराएं हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पर्वतकृत वर्षा की। किसकी बात करेंगे? पर्वतकृत वर्षा की। देखिए संवहनी धाराओं की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे पर्वतकृत वर्षा क्या होती है। देखिए जो पर्वतकृत वर्षा होती है वहाँ पे भी सेम है कि जल वाष्प से लदी हुई गर्म वायु है, पर्वत की ढलान की ओर ऊपर की ओर चढ़ती है, वायु ऊपर जाते ही ठंडी होगी। सिंपल है भाई, नीचे गर्म होती है धाराएं, जो पवन है वो नीचे गर्म होती है, ऊपर जाते ही ठंडा ठंडा तापमान आपका घटता है, तो तापमान घटने के कारण वो वायु जो है ठंडी हो गई, और ठंडी होने के साथ संतृप्त हो गई, संतृप्त मतलब भर गई क्योंकि नमी की मात्रा आ गई, और ऊपर चढ़ने से ही जलवाष्प संघनन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं संघनन की प्रक्रिया मतलब इकट्ठा होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इससे क्या होता है कि वर्षा होती है, और इसी को पर्वतकृत वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वतकृत वर्षा कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
तीसरा पॉइंट हमारा इसमें रहता है कि भाई चक्रवाती वर्षा क्या होती है। देखिए जो चक्रवाती वर्षा होती है उसमें चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। बहुत सिंपल है कि भाई चक्रवातों के माध्यम से होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। इस प्रकार से हमारे वर्षा के 3 प्रकार रहे। ठीक है, ये इसके चार्ट है, आप इन चीज़ को भी दे सकते हैं। ठीक है, एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा, तो हम इन चीज़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम कवर करते हैं। देखिए अंतिम जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी कर दो भैया, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन ये। अब क्या है कि बादल कैसे बनते हैं तथा बादलों का निर्माण कैसे होता है। देखिए हम सबसे पहले समझ चुके हैं कि जो बादलों का निर्माण होता है वो धूल कण, बहुत छोटे छोटे जो महीन धूल कण होते हैं, महीन धूल कणों के केंद्रकों के रूप में होता है और इसके चारों ओर संघनन शुरू हो जाता है। ये आप मान लीजिए यहाँ केंद्रक है, बहुत छोटे छोटे धूल के कण हैं, महीन धूल के कण हैं, इसके चारों ओर अब क्या हो रहा है, जलवाष्प इकट्ठा हो रहा है। और जलवाष्प जब इकट्ठा होता है तो इससे ही आपको बताना है, क्योंकि बादलों का जो निर्माण है वो पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर होता है, तो इनका निर्माण ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, संघनन के द्वारा हो जाता है। अब ये कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। अब इसलिए क्या होता है कि विस्तार हो गया, घनत्व हो गया, पारदर्शिता हो गया, इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांट भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि बादलों को 4 भागों में बांट दिया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो बादलों का निर्माण जो धूल कण होते हैं हमारे वायुमंडल में बहुत छोटे, उसमें जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू होते ही बादलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो एक इसका स्तर होता है वो होता है पक्षाभ मेघ, पक्षी। ठीक है, पक्षी की एक प्रकार समझ लीजिए कि पक्षी के आकार का, तो इसका जो निर्माण होता है वो 8000 से 12000 जो मीटर है, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और ये पतले होते हैं और बिखरे से होते हैं, पतले और बिखरे से होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। और ये पंख के समान दिखाई देते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं, पंख के समान, और हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। दूसरा देखिए कपासी मेघ क्या होता है। देखिए ये कपासी मेघ जो होते हैं वो रुई के समान दिखते हैं और प्राय जो होता है इनका 400 से लेकर आप कह लीजिए कि 700 मीटर की ऊंचाई पर ये बनते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4000 से आपका 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। कैसे बनते हैं, 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे होते हैं, इधर उधर बिखरे से होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं। कैसे होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं, प्रकार से चपटे आधार वाले होते हैं। 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये रुई के समान दिखते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगला जो इसका पॉइंट है कि स्तरीय मेघ। अब स्तर का मतलब 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, इसका मतलब स्तर में बटे हुए हैं, ये बहुत बड़े भाग पे फैले होते हैं। ठीक है, तो ये परतदार होते हैं, मतलब एक प्रकार से स्तर है क्या, इनके स्तर है ना, तो ये परतदार होते हैं। कैसे होते हैं आपके, ये आपके परतदार होते हैं, इस बात को समझ लीजिए। परतदार होते हैं जो कि बहुत बड़े आकाश के बहुत बड़े भाग पे फैले होते हैं। ये बादल जो होते हैं सामान्यतः वो तापमान के, मतलब ऊष्मा के ह्रास से बनते हैं। मतलब तापमान जब चेंजेस होता है आकाश में, लगभग उससे इसका निर्माण होता है। और वर्षा मेघ जो होता है ये सबसे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। ये काले और स्लेटी रंग के होते हैं और ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ये सूर्य से एक प्रकार जो किरणें होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, मतलब सूर्य की किरणें इसके आर पार नहीं आ सकती, हम नहीं देख सकते। और इसी कारण सूरज जो है छिप जाता है जब बादल आते हैं, आपके वर्षा जब होती है। और वर्षा मेघ जो होते हैं वो एक प्रकार से मोटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मेघ मोटे होते हैं और वर्षा की मात्रा आकृति विहीन होती है, मतलब इसकी आकृति कोई होती ही नहीं है। ठीक है, अब इसको भी प्रकार, इन बादलों को भी प्रकार से क्या किया गया है कि मूल रूपों में इनकी जो ऊंचाई है, इनके जो थोड़े प्रकार है और बांटा गया है। तो इनके ऊंचे बादल जो होते हैं वो 5 से 14 किलोमीटर में, मतलब कौन कौन से हैं 5 से 14 में, तो आपके पक्षाभ स्तरीय हैं और पक्षाभ कपासी हैं। फिर मध्य में कौन है, 2 से 7 किलोमीटर में, तो स्तरीय मध्य है तथा कपासी मध्य है। और कम ऊंचाई वाले जो आपके हैं वो स्तरीय कपासी एक प्रकार से मेघ है, वर्षा में स्तरीय कपासी मेघ है और कपासी वर्षा मेघ है। इस प्रकार से इनको 3 और भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका चार्ट है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।